हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की जो राजनीति विज्ञान विषय है उसकी आपकी जो पाठ्य पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका एक अध्याय है दो ध्रुवीयता का अंत। उस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड में आने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके बहुत अच्छा वीडियो है ये। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, ये जो नोट्स हैं इनकी जो PDF फाइल है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1-2 दिन में उपलब्ध करवा दूंगा, और जैसा कि मैंने अन्य विषयों में उपलब्ध कराए हैं इसका लिंक भी मैं 1-8 दिन में अपलोड कर दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। राजनीति विज्ञान के अन्य पाठों के भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी दे दूँगा। सबसे पहला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो बर्लिन की दीवार जो थी वो शीत युद्ध का प्रतीक थी। अगला प्रश्न है, USSR इसका पूरा नाम बताइए। तो USS का पूरा नाम है सोवियत समाजवादी गणराज्य। बर्लिन की दीवार है वो कब बनाई गई? तो 1961 में तो बर्लिन की दीवार बनाई गई, और 1989 उस समय यह दीवार को नीचे गिरा दिया गया। तो बनाई कब थी? तो 1961 में। दीवार को कब गिराया गया? तो 1989। ये दोनों तारीख आप याद कर लीजिएगा। अब बर्लिन की जो दीवार है 1961 में पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन के मध्य में यह बर्लिन की दीवार है बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक किसे कहा गया है? तो यही बर्लिन की जो दीवार है इसको पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया, इन दोनों दुनिया के बीच का जो विभाजन का प्रतीक है वो माना गया था बर्लिन की दीवार को। तो अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बोर्ड के लिए। पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को कब गिरा दिया था? तो 1989 को 1989 को बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था। अगला प्रश्न है, रूस में समाजवादी क्रांति कब हुई? तो लेनिन के नेतृत्व में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई। समाजवादी क्रांति 1917 में रूस में हुई। अगला प्रश्न है, कौन सी जो सोवियत राजनीतिक प्रणाली है उसकी कौन सी ऐसी पार्टी जो दूरी पार्टी थी, मेन पार्टी थी, एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। समाजवादी खेमे के देशों को इतिहास में किस नाम से जाना जाता था? तो दूसरी दुनिया। याद रखिएगा, दूसरी दुनिया है वो समाजवादी खेमे के देश हैं, वो दूसरी दुनिया के नाम से जाने जाते थे। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इसका नेता कौन था? तो समाजवादी सोवियत गणराज्य जो देश है वो इसका प्रमुख था। 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? तो वो थे मिखाइल गोर्बाचेव, और उनके जैसे ही पद त्याग हो गया, उसके इस्तीफे के बाद में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। 1991 के आम चुनाव में रूसी गणराज्य में किस नेता ने चुनाव जीता था? बोरिस येल्त्सिन ने। अगला है, नाटो का पूरा नाम लिखिए। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अगला है, रूस के किन दो गणराज्य में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे? वो थे चेचन्या और दागिस्तान। अच्छा, इसके अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है शॉक थेरेपी का। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? वो है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये है शॉक थेरेपी। अब ये कब अपनाई गई? 1990 में। कौन से देशों द्वारा? साम्यवादी देशों पर, साम्यवादी देशों के द्वारा 1990 में शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। उसका मतलब था आघात पहुंचाकर उपचार करना। अगला है, सोवियत संघ का क्या नाम था? तो वो था ड्यूमा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 25 दिसंबर 1991 को। जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव जो थे उनके सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, और उस गोर्बाचेव के इस्तीफा देने के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगला प्रश्न है, सोवियत की जो प्रणाली थी, क्या प्रणाली थी, उसकी क्या विशेषता है सोवियत प्रणाली की? तो सबसे पहली विशेषता देखते हैं, 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद में अस्तित्व में आई थी। पूंजीवादी के ये विरोधी थी और समाजवादी थी। दूसरी विशेषता है इसकी, समाजवाद के आदर्श थे, तो समतामूलक समाज है उसकी स्थापना करना इनका लक्ष्य था। तीसरा है, निजी संपत्ति थी, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया इन्होंने, और समानता के सिद्धांत पर समाज में जोर दिया। अच्छा, चौथा पॉइंट है, कम्युनिस्ट पार्टी इसकी सबसे प्रमुख पार्टी थी, और अन्य कोई भी दल, विपक्षी दल है वो नहीं थे। अच्छा, इसके बाद में अर्थव्यवस्था जो है वो योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, यानी नियंत्रण होता था राज्य का, क्योंकि समाजवादी है तो राज्य का नियंत्रण होगा। अगर पूंजीवादी होती तो फिर निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता, लेकिन यहाँ समाजवादी है तो
राज्य का नियंत्रण है। प्रश्न संख्या 19 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, बताइए। तो सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा, अर्थव्यवस्था ज़्यादा विकसित, उन्नत संचार प्रणाली, विशाल ऊर्जा संसाधन, आवागमन की सुव्यवस्थित विशाल प्रणाली, घरेलू उपभोक्ताओं उपभोग की उन्नत व्यवस्था रही, सरकारी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उपलब्ध हुई, बेरोजगारी उस समय नहीं थी, भूमि और उत्पादक संपदा के ऊपर स्वामित्व है वो नियंत्रण है वो राज्य का नियंत्रण हो गया था। तो ये सभी विशेषताएं थी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की। अच्छा, सोवियत प्रणाली में कौन सी प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हो गई थी? तो इसका उत्तर है, पहला पॉइंट हम देखेंगे वो है नौकरशाही का कस्ता शिकंजा, जिससे जो इनकी प्रणाली थी वो सत्तावादी हो गई और लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी उसमें नहीं रही। अच्छा, हथियारों की होड़ ज़्यादा रही, हथियारों का निर्माण ज़्यादा किया तो अर्थव्यवस्था है वो लड़खड़ा गई, ये एक समस्या आई। प्रौद्योगिकी है वो भी पिछड़ गई, इस कारण से उपभोक्ता वस्तुओं में भी कमी आ गई। अच्छा, एक पॉइंट है, 15 राज्यों से मिलकर बना सोवियत संघ में रूस का अधिक हस्तक्षेप ज़्यादा था, तो इस कारण से जनता अपने आप को दमित महसूस करने लगी, उपेक्षित महसूस करने लग गई और नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति में यह प्रणाली असफल रही। नागरिकों की जो आकांक्षाएं थी उनको पूरा नहीं कर पाई, इस कारण से उसका विघटन भी हो गया। अब यही कुछ समस्याएं अगर कहें तो विघटन के कौन कौन से कारण थे, आर्थिक कारण वगैरह, ये तो यही कारण विघटन में भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत प्रणाली में आई कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने एक तो 1985 में ये बने थे, हथियारों की होड़ पर लगाम लगाने की कोशिश की इन्होंने, पश्चिम के साथ सामान्य संबंध बनाने की कोशिश की, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने 2 प्रकार की नीतियाँ अपनाई थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोक के द्वारा आर्थिक और सामाजिक प्रयास उन्होंने किए। गोर्बाचेव की जो नीतियाँ थी और प्रयास थे उनकी क्या परिणति रही? उसका यह परिणाम रहा कि पूर्वी यूरोप के देशों ने अपनी सरकारों पर सोवियत नियंत्रण का विरोध किया, साम्यवादी सरकार है वो गिर गई, गोर्बाचेव की सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा भी विरोध किया गया, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों द्वारा बढ़ावा दिया गया। अब सीधी सी बात है, उसके बाद में चुनाव ये हार गए थे गोर्बाचेव और बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव में जीत हासिल कर ली। यूरोपीय गणराज्य ने केंद्रीय सत्ता मानने से इनकार कर दिया। अच्छा, अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए है। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण है, पहला है गतिरोध अर्थव्यवस्था, जिसमें संसाधनों पर अधिकांश जो खर्चा वो किस पे किया गया? हथियारों पर और सैन्य खर्चों पर। ज़्यादा खर्चा हथियारों पर कर दिया तो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई थी। अच्छा, एक अगला पॉइंट देखते हैं, वो है पूर्वी यूरोप के पिछड़े देशों पर भी खर्च करना। इसने पूर्वी यूरोप के पिछड़े देशों पर खर्च किया, खुद की हालत तो ख़राब है, दूसरों पर खर्च कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी आ गई, उपभोक्ता जो चीज़ चाहते थे वो उनकी वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा था, उनकी कमी आ गई। चौथा है, पश्चिमी मुल्कों के बारे में आम नागरिकों की जानकारी, राज्य व्यवस्था और पश्चिम में राज्य व्यवस्था में अंतर की समझ होने पर राज्य व्यवस्था को पिछड़ा और कमज़ोर महसूस करना है। यानी ये पश्चिमी देशों की जब इनको लोगों को, आम जनता को जानकारी मिली कि पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था इतनी उन्नत है और हमारी अर्थव्यवस्था में ये अंतर है और हमारा खुद का राज्य व्यवस्था है वो पिछड़ी हुई और कमज़ोर है, ऐसा सोच करके फिर है जो सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट है, कम्युनिस्ट पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह पार्टी नहीं हो रह गई थी वो, यानी पार्टी के अधिकारियों का भी आम जनता के प्रति कोई जवाबदेह नहीं होना था, तो जनता में आक्रोश हो गया। अगला है, सत्तारूढ़ प्रशासन के कारण भारी भ्रष्टाचार। एक तो सत्तारूढ़ प्रशासन ने भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा किया और गलती सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता थी, गलतियाँ उन्होंने नहीं सुधारी और शासन में खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा, इन सब के कारण है जो आम जनता है वो नाराज़ हो गई। तो भ्रष्टाचार है, गलतियों में सुधार नहीं करने के कारण जहाँ आम जनता की नाराज़गी के कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। एक गोर्बाचेव की जो नीतियाँ थी वो इसके लिए सबसे अच्छा पॉइंट ये भी है, एक लिख सकते हो, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ, उनकी कार्य पद्धति वो बहुत धीमी थी, इसका प्रभाव यह हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। अगला है, विघटन के तात्कालिक कारण पूर्वी यूरोपीय देश, बाल्टिक देश वगैरह, उनका राष्ट्रवादी और संप्रभुता की इच्छा का उदार होना, तो वो देश स्वयं आज़ाद हो गए, तो इस कारण से विघटन हुआ। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम रहे? यह भी अच्छा प्रश्न है। तो पहला है, पूंजीवादी और समाजवादी प्रणाली का विचारधारात्मक मुद्दा समाप्त हो गया और हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। इस प्रकार पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट के मध्य शुरू हुए शीत युद्ध का अंत हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन का सबसे
बड़ा परिणाम क्या हुआ? शीत युद्ध का अंत, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी के बीच में जो विरोध का मुद्दा था वो समाप्त हो गया, शीत युद्ध का अंत हो गया। यानी कि पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट दो गुट बन गए थे, वो भी समाप्त हो गया। अगला है शांति की नवीन संभावना का जन्म हुआ, क्योंकि पहले डर रहता था युद्ध का, लेकिन अब शांति की संभावना का है वो जन्म हुआ। अगला तीसरा पॉइंट देखेंगे, दो संभावनाएं आई, एक ध्रुवीय विश्व या बहुध्रुवीय विश्व, यानी दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। दो ध्रुवीय था पहले, दो शक्तियां थी, दो महाशक्तियां थी, तो अब वो दो की बजाय या तो एक ध्रुवीय विश्व हो जाएगा, एक विश्व बन जाएगा, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, बहुध्रुवीय विश्व है उसकी स्थापना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सोवियत खेमे के अंत से नए देशों का उदय हुआ और उनको स्वतंत्र पहचान मिली। नए नए देश बने, सोवियत संघ का विघटन हुआ, विघटन से छोटे छोटे नए देश बन गए। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ में, यूरोपीय संघ में जुड़ना चाहते थे, पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ में जुड़ना चाहते थे, अतः नाटो संगठन से जुड़ गए। मध्य एशियाई राष्ट्रों ने रूस के साथ अपने संबंधों को पश्चिमी देशों से भी संबंध बनाए रखे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने पहले बता दिया था कि ये प्रश्न आ सकता है शोक थेरेपी के 25वां 26वां। ये प्रश्न जो है, शोक थेरेपी क्या है, शोक थेरेपी की प्रमुख मान्यताएं क्या है, कब आई, इन सब के बारे में आप ध्यान रखेंगे। मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। अब इसमें था क्या? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे ही थे। अब इसकी मान्यताएं क्या क्या थी? तो शॉक थेरेपी की मान्यताएं थी, सर्वोपरि मान्यता मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व है। अब इसमें क्या है, राज्य की संपदा का निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाना, अर्थात सामूहिक कार्य को निजी कार्य में बदल दिया गया। अगला पॉइंट है, पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू की गई। अब इसमें क्या किया गया? पूंजीवादी पद्धति से खेती है वो शुरू की गई, क्योंकि समाजवाद में जो खेती की पद्धति थी वो सहकारी थी। अच्छा, शॉक थेरेपी जो थी उसमें सोवियत संघ के जो खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे को जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी देशों से जोड़ लिया गया। वित्तीय खुलापन और मुद्राओं के आपसी परिवर्तन है वो महत्वपूर्ण। पूंजीवाद के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनमें मंजूर नहीं की, केवल पूंजीवाद और केवल पूंजीवाद। ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके मुक्त विकास को अपनाया गया। अब एक तरह से ये आघात पहुंचा दिया गया इसमें। इसके बाद में शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे? अच्छा प्रश्न ये भी है कि शॉक थेरेपी के आर्थिक परिणाम क्या थे, या सामाजिक परिणाम क्या थे, या शॉक थेरेपी के परिणाम क्या थे? तो शॉक थेरेपी के परिणामों में सबसे पहला है आर्थिक परिणाम। तो इससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो गई और रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित ढांचा है वो चरमरा उठा। आर्थिक ढांचे के पुनर्निर्माण का यह कार्य सरकार की बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी। इस कारण से क्या सभी उद्योग धंधों को नष्ट करने वाला यह साबित हुआ। तो एक तो हो गया उद्योग धंधे हैं वो नष्ट हो गए, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, राज्य नियंत्रित ढांचा है वो चरमरा गया, रूसी मुद्रा रूबल जो थी उसमें भी गिरावट आई, मुद्रास्फीति है वो बढ़ गई, है ना, लोगों की जमा पूंजी जाती रही, और सामूहिक खेती प्रणाली है वो भी समाप्त हो गई, और खाद्य सुरक्षा भी नहीं थी। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट बना सकते हो, आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो। अर्थव्यवस्था तहस नहस, राज्य नियंत्रित ढांचा चरमरा गया, अच्छा इसके अलावा उद्योग धंधे नष्ट हो गए, मुद्रा रूबल है उसमें गिरावट आ गई, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सामूहिक खेती की प्रणाली को आघात पहुंचा, खाद्य सुरक्षा है वो भी नहीं रही। तो ये कुछ पॉइंट आप इसमें बना सकते हो। पॉइंट बनाने से आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे, आप लिख करके पॉइंट को याद कर सकते हो। अच्छा इसके बाद में इसके सामाजिक परिणाम, दूसरे प्रकार के परिणाम। अब सामाजिक परिणाम यह हुआ कि सरकारी दखल का तो खत्म हो गया, आपको पता है समाजवाद की बजाय पूंजीवाद आ गया एक तरह से, तो ज़्यादातर लोग गरीब हो गए और मध्यम वर्ग है वो समाज के हाशिए पर आ गया। अकादमिक बौद्धिक कामों में जो जुड़े लोग थे वो या तो बिखर गए या बाहर चले गए। तो आर्थिक गतिविधियों का अधिकतर जो माफिया लोग थे उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया और निजीकरण से विषमताओं का जन्म हो गया और अमीर गरीब के बीच में विभाजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अभी शॉक थेरेपी के राजनीतिक परिणाम क्या थे? तो हड़बड़ी में संविधान तैयार किया गया, अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बना दिया गया, जिससे संसद है वो कमज़ोर हो गई।
लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण कार्य प्राथमिकता के साथ न हो सका। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त हो गई, जिसके कारण कुछ राष्ट्र है वो सत्तावादी हो गए। ये कुछ समस्याएं थी। अच्छा, इसके बाद में अगला प्रश्न है, मध्य एशियाई गणराज्य में बड़ी ताकतों का दखल क्यों बढ़ गया? तो एक तो बाहरी ताकतों, तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा होना, इन राज्यों को आर्थिक लाभ होता था। एक रूस का चीन और अफगानिस्तान से सटा हुआ होना, एक रूस इन्हें अपना निकटवर्ती विदेश है वो मानता है। पश्चिमी एशिया के नज़दीक होने के कारण अमेरिका ऐसे सैनिक ठिकाना बनाना चाहता है, तो इसलिए बड़ी ताकतों का ज़्यादा दखल हुआ। खनिज तेल की मौजूदगी थी तो चीन के हित जुड़े हुए हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनियों ने व्यापार करना शुरू कर दिया था। ये कुछ पॉइंट हैं। अच्छा, भारत और रूस के बीच संबंध ज़्यादा गहरे हैं, स्पष्ट कीजिए। आज भी देखिए, आपने यूक्रेन युद्ध में भी भारत ने तटस्थता जाहिर की, तो उससे हमें पता लगता है कि भारत और रूस के बीच में अच्छे संबंध है। तो आपसी विश्वास और साझा हितों का इतिहास, बहुत पुराने इतिहास रहा है भारत का। रूस और बाकी गणराज्य में भारतीय फिल्में और गीत भी लोकप्रिय है। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना है, जिसमें सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी, क्षेत्रीय ताकतों को जगह मिले, हर देश की अपनी विदेश नीति हो, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्थाएं हैं उनके द्वारा फैसले लिए जाएं। अगला प्रश्न है, भारत और रूस के संबंधों को आपसी लाभ के आधार पर समझाइए। तो ये है, अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों में एक दूसरे को सहायता की है, परमाणु योजना में एक दूसरे की मदद की है, कश्मीर मामले में रूस ने भारत का है वो समर्थन किया है, ऊर्जा आपूर्ति के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी है, आतंकवाद से संबंधित मामलों में भी सूचनाएं आदान प्रदान की है, पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने में माध्यम बनना, चीन के साथ में संबंधों को सुधार करना, संतुलन बनाए रखना। रूस के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? ये तो भारत के लाभ थे। वो है, भारतीय हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है रूस के लिए, तो हथियारों को बेचता था तो भारतीय मुद्रा उन्हें प्राप्त होती थी। भारत तेल का आयातक देश है, तेल खरीदता था। भारत के अधिकांश सैन्य सामान है वो भी रूस से भारत खरीदता है, तो इसलिए ये आपसी संबंध हैं। धन्यवाद।